अध्याय 226 नया साल 2 जब शेन मियामियान और शियाओकुई पहुंचे तो उन्होंने झोउ सियू को झांग चांगफा के घर के दरवाजे पर देखा, जो अपनी उम्र के बच्चों को शहर में देखी गई कुछ चीज़ों के बारे में बता रही थी, और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था। सियू, मैंने सुना है कि शहर की सभी सड़कें डामर से बनी हैं, और बारिश होने पर आपको रेन बूट पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। शहर में बहुत सारी कारें भी हैं, और कोई चीज़ जो बहुत से लोगों को ले जा सकती है। क्या वह लंबी बस है? उद्धरण चिन्ह। शहर के लोग बहुत अमीर हैं, उन्हें खेती करने की ज़रूरत नहीं है। वे सभी किशोर थे जो कभी शहर नहीं गए थे और घर पर ही खेती बाड़ी में लगे हुए थे। वे सभी शहर के लिए उत्सुक थे, और उन्हें जो जानकारी मिली वह या तो अन्य लोगों के विवरणों से या टीवी नाटकों से थी। वे सभी झोउ सियू से ईर्ष्या करते थे, जो शहर में था। वे झोउ सियू से शहर के बारे में और अधिक सुनना चाहते थे। कितनी लंबी बस? इसे बस कहते हैं, झोउ सियू ने तिरस्कार के साथ कहा, और उस बच्चे की ओर देखते हुए जिसने सवाल पूछा था, ये सोचते हुए कि बच्चा इतना देहाती है कि उसे ये भी नहीं पता कि बस क्या होती है। क्या आप उस पर सवार हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। जिस बच्चे ने सवाल पूछा वह काफी मासूम था और उसने झोउ सियू के तिरस्कार के लहजे को नहीं समझा। झोउ सियू। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी को अपनी ओर आशा और ईर्ष्या से देखते हुए देखकर उसने हंसते हुए गर्व से कहा, बेशक, मैंने इसकी सवारी की है। अचानक बच्चों की ओर से ईर्ष्यालु उद्गारों की लहर उठी। जियाओकुई ने जिज्ञासा से शेन मियामियान को देखा और कहा, क्या सियू वास्तव में इसमें सवार था? उद्धरण चिन्ह। बकवास। शेन मियामियान ने कहा, बकवास। जियाओकुई भ्रमित लग रहा था। इसका मतलब वह झूठ बोल रही है। शेन मियामियान ने पलकें झपकाईं। जियाओकुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका मतलब समझकर हंसने लगा। हंसी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, और उन्होंने केवल शेन मियामियान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वे सभी शेन मियामियान के कपड़े देखने के लिए उसके पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शेन मियामियान की तारीफ की, उनकी प्रशंसा भरी आंखें लगभग बाहर आ गईं। और झोउ सियू को अब भी कौन याद करता है? व्यस्त झांग परिवार की महिलाओं ने बाहर देखा और केवल शेन मियामियान की पीठ की एक झलक देखी। पहले उसे नहीं पहचाना और उत्सुकता से पूछा, वह लड़की किस गांव की है? उसके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस युग में मनोरंजन के ज्यादा कार्यक्रम नहीं होते थे। जब लोग खाली होते थे तो या तो टीवी देख रहे होते थे या घरेलू मामलों के बारे में गपशप कर रहे होते थे। अगर जरा सी भी हलचल होती तो एक दूसरे से ज्यादा उत्सुक हो जाता। झांग परिवार की महिलाओं की बातें सुनकर हर कोई उत्सुकता से देखने लगा। आंटी लियू भी वहां मौजूद थीं और उन्होंने अपनी बेटी को वहां खड़ा देखकर करीब से देखा और आश्चर्य से बोलीं, वह मियामियान जैसा दिखता है। जैसे ही वह बोली, झोउ लैनफेंग, जो टीवी देख रही थी, ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने भी दरवाजे की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर वह नहीं तो फिर कौन? उद्धरण चिन्ह। तभी शेन मियामियान अंदर आया। डाउन जैकेट अभी अभी सामने आए थे, और कई लोग इसे पहली बार देख रहे थे, लेकिन सामग्री पर एक नज़र डालने पर उन्हें पता चल गया कि कपड़े सस्ते नहीं थे। इस जैकेट पर छोटा भालू भी हाथ से सिला हुआ है। इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। ये पतला, क्या ये गर्म है? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि सूती गद्देदार जैकेट अधिक गर्म होते हैं। यह अच्छा दिखता है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। इन छोटे चमड़े के जूतों के अंदर फर भी है। क्या यह असली चमड़ा है? उद्धरण चिन्ह।
हर कोई शेन मियामियान के कपड़ों की खिंचाई कर रहा था। सभी कोनों से उनका निरीक्षण कर रहा था। शेन मियामियान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ग्रामीणों को ऐसा करना पसंद आया। ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी। हालांकि उसे ये ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसे इसकी आदत थी। झांग परिवार की बहू ने नाराजगी से कहा, लैनफेंग, क्या जियानहुआ हाल ही में बहुत पैसा कमा रहा है? मियामियान के लिए इतने महंगे कपड़े खरीद रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस पोशाक की कीमत कम से कम 200 होनी चाहिए। उतना ही कोई दूसरा व्यक्ति एक वर्ष में खर्च कर सकता है। शेन जियानहुआ को वास्तव में खर्च करने को तैयार होना चाहिए। पहले लोगों ने कहा कि वह पक्षपाती था, लेकिन कौन जानता था कि वह पलट जाएगा और शेन मियामियान के लिए इतने महंगे कपड़े खरीद लेगा। 227 रिक्रूटमेंट। झोउ लैनफेंग ने शेन मियामियान को घूरकर देखा और चिढ़कर कहा, आप सभी का स्वाद किस तरह का है? उसके कपड़े कैसे अच्छे हैं? वे सिर्फ कुछ पुराने कपड़े हैं जिन्हें दूसरों ने त्याग दिया था, जिसे ली चुनहुआ ने अपने पहनने के लिए उठाया था। झांग परिवार की पत्नी ने अप्रसन्नता से चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर आपके परिवार ने पैसा कमाया है? तो हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, फिर इसे छिपाना और जमा करना क्यों? उद्धरण चिन्ह। पुराने चिथड़े। पुराने कपड़े कब से ऐसे दिखने लगे हैं? हालांकि वह कई बार शहर नहीं आई थी, फिर भी वह बुनियादी कपड़े की गुणवत्ता बता सकती थी। क्या ली चुनहुआ के परिवार के पास शेन मियामियान को इतने अच्छे कपड़े देने के लिए कोई खदान थी? आंटी लियू भी शामिल हो गईं। भले ही कपड़े महंगे न हों, ये छोटे चमड़े के जूते तो होंगे ही, उसने मन ही मन सोचा। शेन जियानहुआ आखिरकार होश में आ गया और उसने अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। शेन मियामियान के आसपास सभी को इकट्ठा देखकर झोउ सियू, जो पहले से ही ईर्ष्या से हरा था, ने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया और आगे बढ़ गया। मासूम चेहरे के साथ उसने कहा, मेरी चाची सही हैं। ये कपड़े और जूते वास्तव में मेरे परिवार को आंटी ली द्वारा दिए गए थे। आंटी ली ने कहा कि वे अंकल झाओ के दोस्त के कारखाने से दोषपूर्ण सामान थे जिन्हें बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण सामान अर्थात कारीगरी में असफल। भले ही वे नए थे, वे पुराने चिथड़ों से अलग नहीं थे। ऐसी चीजें जिन्हें बेचा नहीं जा सकता था और जिन्हें फेंकना पड़ता था। चाहे कपड़े कितने भी सुंदर क्यों न हों, फिर भी उन्हें कचरा ही उठाया जाता था। तो ये अच्छे कपड़े और जूते दूसरों को अवांछित थे। उद्धरण चिन्ह। झांग परिवार की पत्नी झोउ सियू की बातों पर विश्वास करने लगी। झाओ जियानलाई शेन मियामियान के कपड़ों पर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। अगर कपड़े मुफ्त होते तो बात समझ में आती, लेकिन आंटी लियू ने कहा, अगर वे दोषपूर्ण हैं तो कौन परवाह करता है? जब तक मियामियान उनमें अच्छा दिखता है, तब तक ये ठीक है। भले ही वे दोषपूर्ण हों, फिर भी वे पहने हुए नहीं हैं, और इसका मतलब है कि वे नए कपड़े हैं। ये सुनकर झोउ लैनफेंग और झोउ सियू दोनों अप्रसन्न दिखे। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक आंटी लियू होती हैं, हमेशा दूसरों के काम में दखल देना। समूह ने कुछ देर तक कपड़ों के बारे में बातचीत की, लेकिन ऑन स्क्रीन स्प्रिंग फेस्टिवल गाला अपने चरम पर पहुंचने के साथ उनका ध्यान भटक गया। अब ध्यान का केंद्र नहीं रहे। शेन मियामियान और जियाओकुई चुपचाप बाहर निकल गए। चीनी नव वर्ष का पहला दिन फुर्सत का समय था जब कोई काम नहीं किया जाता था और एक दिन के लिए बाहर निकलना वयस्कों के लिए निर्विवाद था। दोनों के पास जाने के लिए कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए शेन मियामियान बस जियाओकुई को लू सियुआन के घर ले गया। जैसे ही लू डागाओंग ने अपने बच्चों को नए साल की यात्राओं के लिए लाना समाप्त किया और चले गए, उन्होंने शेन मियामियान को एक साथी के साथ आते देखा। बूढ़े मास्टर लू प्रसन्न हुए और उन्हें सूरजमुखी के बीज और मूंगफली खाने के लिए आमंत्रित किया।
जियाओकुई लू सियुआन से परिचित नहीं थी। उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और बीज तोड़ते हुए बूढ़े मास्टर लू को बांस की टोकरियां बनाते हुए देखा। बूढ़े मास्टर लू शांत नहीं बैठ सकते थे, भले ही वह नए साल का दिन था। उसने कुछ बुनाई करने पर जोर दिया। लू सियुआन जियाओकुई और शेन मियामियान के बीच संबंधों के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसने व्यापार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। हालांकि उन्होंने लापरवाही से ओल्ड मास्टर लू की टोकरी बुनाई की ज़रूरत का उल्लेख किया। मेरे दादाजी को बांस की टोकरियां बुनने के लिए एक सहायक की आवश्यकता है। मेरे चाचा राजमिस्त्री हैं और उनके पास सहायता के लिए समय नहीं है। क्या आप किसी को जानते हैं जो मदद कर सकता है? वेतन प्रतिदिन 50 सेंट है। दादाजी के अकेले काम करने से आउटपुट कम था और वह अब दादाजी की मदद करने में समय नहीं बिता सकते थे। अब जबकि बांस की टोकरियों की कीमत काफ़ी अच्छी थी, किसी की मदद करने से न केवल दादाजी का काम का बोझ कम होगा बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी। साथ ही दिन के दौरान दादाजी से बातचीत करने के लिए कोई होगा। उसने सोचा कि यह इसके लायक था। मैं किसी को नहीं जानती। शेन मियामियान कहने ही वाली थी कि वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को नहीं जानती। तभी उसकी नज़र जियाओकुई पर बीज तोड़ते हुए पड़ी। जब उसने पूछा, क्या एक किशोर लड़की ठीक रहेगी? उसकी आंखें चमक उठीं। जब तक वह मेहनती है, लू सियुआन ने जियाओकुई के बारे में सोचे बिना सोचे समझे कहा। जियाओकुई अपने परिश्रम के लिए गांव में जानी जाती थी। इसे ध्यान में रखते हुए शेन मियामियान ने सीधे जियाओकुई से पूछा, जियाओकुई, आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं, है ना? क्या आप यहाँ मदद करना चाहेंगे? उद्धरण अध्याय 228 सहमत जियाओकुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सूरजमुखी के बीज खाना भी बंद कर दिया और शेन मियामियान को एकटक देखती रही। उसे कहने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि बांस की टोकरियां कैसे बनाई जाती हैं। सच कहूं तो वह वास्तव में प्रति माह 15 युआन की लालच में थी। वह बिना किसी आय के हर दिन घर पर काम करती थी। वह भी दूसरों की तरह शहर में काम करना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई परिचित नहीं था। नौकरी के अवसर नहीं थे। अकेले उसने शहर जाने की हिम्मत नहीं की। अब घर के नज़दीक काम करने और पैसा कमाने में सक्षम होना निस्संदेह बहुत अच्छा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसे डर था कि वह अच्छा काम नहीं कर पाएगी। ये वास्तव में सरल है, लू सियुआन ने हस्तक्षेप किया। हम तुम्हें सिखाएंगे। तुम्हें बस कुछ छोटे मोटे कामों में मदद करनी होगी। जब मियामियान सुबह स्कूल जाती है तो उसके साथ आओ और स्कूल खत्म होने पर उसके साथ लौट आओ। हम दोपहर का भोजन उपलब्ध कराएंगे। चूंकि वह चाहता था कि जियाओकुई उसके घर पर काम करे, उसे लगा कि उसे ये बातें उसे स्पष्ट कर देनी चाहिए। आप दोपहर का भोजन भी प्रदान करेंगे? जियाओकुई और भी अधिक प्रलोभित था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ सहमत होगी या नहीं। उसके विचारों को समझते हुए शेन मियामियान ने कहा, जियाओकुई, आप उत्तर देने से पहले इस पर विचार कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं, तो जब आप वापस जाएंगे, तो मैं इसके बारे में लियू दा नियांग से बात करने में आपकी मदद करूंगा। जियाओकुई की आंखें चमक उठीं। अगर मेरी माँ सहमत हो, तो मैं आऊंगा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि कैसे। लू सियुआन ने कहा था कि वे उसे सिखाएंगे, क्योंकि यह नया साल था। अन्य समय के विपरीत शेन मियामियान रात के खाने के लिए नहीं रुके। निकलते समय दादाजी लू ने उन दोनों के लिए सूरजमुखी के बीज और मूंगफली का एक पूरा बैग पैक करने पर जोर दिया। उन दिनों सबकी हालत अच्छी नहीं थी। नए साल के दौरान घर पर सूरजमुखी के बीज और मूंगफली ही आवश्यक थे, और वयस्क बच्चों को ज्यादा खाने की अनुमति नहीं देते थे।
मेहमानों के आने पर दिखावे की खातिर इन्हें रखा जाता था। ये कि दादाजी लू ने उन दोनों को इतना सारा सामान घर ले जाने दिया, यह जियाओकुई के लिए एक वास्तविक आश्चर्य था। मियाँ मियाँ, दादाजी लू वास्तव में अच्छे हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। उनका घर देखकर भी बहुत औसत लग रहा था। शायद घर पर ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दादाजी लू सचमुच उदार थे। जब आप यहाँ काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। दादाजी लू के साथ मिलना जुलना बहुत आसान है, और उनके घर का खाना भी बुरा नहीं है। मैंने पहले अपनी माँ से सुना था, आप सर्दियों की छुट्टियों में नौकरी कर रही थीं। क्या वह भी उनकी जगह पर थी? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान की निगाहें चमक उठीं। वह गुप्त स्वर में बोली, जियाओकुई, मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी माँ सहित किसी और को नहीं बताना चाहिए। मम्मा, जियाओकुई ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं भी उनके घर पर मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं बांस की टोकरियाँ नहीं बना रहा हूँ। मैं शहर में एक स्टॉल का प्रबंधन करने में मदद कर रहा हूँ। आप ये भी जानते हैं कि मेरी माँ किस तरह की इंसान है। अगर उन्हें पता होता कि मैं हर दिन शहर भाग रहा हूँ, तो वह निश्चित रूप से असहज महसूस करती। इसलिए मैंने उन्हें कभी सच नहीं बताया। आप हर दिन शहर जाते हैं? जियाओकुई स्तब्ध और अवाक रह गया। इतनी बड़ी होने के बावजूद वह कभी शहर नहीं गई थी। शेन मियामियान ने उसे शहर के बारे में कुछ बातें बताईं, और जियाओकुई ने चमकती आंखों से सुना। दोपहर के भोजन के समय तक दोनों गांव लौट आए। शेन मियामियान इस मामले पर बात करने के लिए सबसे पहले लियू दा नियांग के घर गए। लियू दा नियांग इतनी खुश थी कि वह खुद को रोक नहीं पाए। मियाँ मियाँ, क्या उन्हें अपने घर में केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत है? अगर उन्हें और चाहिए, तो एर्नी और मैं भी मदद के लिए जा सकते हैं। घर पर पूरा परिवार था। केवल पुरुष बाहर काम करते थे। पूरे साल की कमाई खर्चों में ही खत्म हो गई। पैसा ही नहीं बचा। व्यस्त खेती के मौसम के अलावा उनके पास घर पर करने के लिए कुछ नहीं था। यदि वे भी पैसा कमा सकें, तो उनका परिवार जल्द ही बेहतर जीवन जी सकेगा। इससे पहले कि शेन मियामियान बोल पाता, जियाओकुई ने तुरंत कहा, माँ, उन्हें इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मियामियान ने उसके बारे में इस अवसर के बारे में सोचा था, जो पहले से ही बहुत अच्छा लगा। वह मियामियान के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बना सकती थी। लियू डा नियांग भी जानते थे कि उन्हें संभवतः इतने अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। वह अभी अभी कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गई। अध्याय 229, धन का बंटवारा। मामला सुलझने के बाद जियाओकुई ने चंद्र नव वर्ष के चौथे दिन काम करना शुरू किया। मैडम लियू बहुत खुश थीं, लेकिन उन्होंने इस खबर को दूसरों के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वे ईर्ष्या करेंगे और उनकी बेटी की नौकरी छीन लेंगे। जब वह दोपहर को वापस आए, तो वह दरवाजे पर खड़े शेन जियानहुआ से मिली। उसने उससे कहा कि वह शेन मियामियान द्वारा जियाओकुई को नौकरी दिलाने के लिए आभारी है। शेन जियानहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन वह अंदर से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। जैसे ही मैडम लियू चली गईं, उन्होंने शेन मियामियान को घर से बाहर बुलाया। मियामियान, क्या तुम्हें जियाओकुई के लिए कोई नौकरी मिली? उद्धरण चिन्ह। तो यह इसी बारे में था। अब जब शेन मियामियान को स्थिति समझ में आ गई, तो उसने गंभीरता से समझाया, पिताजी, मैं जियाओकुई को खेलने के लिए एक सहपाठी के घर ले गई। उन्होंने सोचा कि जियाओकुई सही उम्र है और उसे वहाँ काम करने के लिए कहा। सीयू भी जाना चाहती थी। तुम सीयू को क्यों नहीं ले गए? शेन जियानहुआ ने भौहें चढ़ा दीं। क्या इन स्थितियों में किसी को पहले अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मासूम चेहरे के साथ शेन मियामियान ने जवाब दिया,
वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो लंबे समय से मदद कर सके, मुख्य रूप से यह सोचकर कि मेरे स्कूल जाने के बाद क्या होगा। अगर सीयू ने स्कूल जाना बंद कर दिया तो मैं उसे भी ले जा सकता था, लेकिन क्या सीयू तैयार होगी? उद्धरण चिन्ह। शेन जियान हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पता चला कि वे लंबे समय से किसी की तलाश में थे, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी बेटी को गलत समझा है। उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि वे दीर्घकालिक आधार पर किसी की तलाश कर रहे हैं तो रहने दें। उसने आकाश की ओर देखा। मैं जाऊंगा और तुम्हारी माँ को पकौड़ी पकाने के लिए वापस बुलाऊंगा। तुम्हें अंदर जाना चाहिए, यहाँ बहुत ठंड है। शेन जियानहुआ को दूर जाते हुए देखकर शेन मियामियान ने एक अजीब सी मुस्कान दी। देखिए, सीयू को स्कूल न जाने देने का जिक्र करें और पिताजी इसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है, तब भी वह जिस कॉलेज छात्र को सबसे ऊपर रखना चाहता है, वह अभी भी सीयू है। नए साल के दूसरे दिन सभी लोग अपने चाचा और दादी से मिलने गए। शेन मियामियान, जो आमतौर पर जाना पसंद नहीं करते थे, इस साल भी नहीं गए। शेन जियानहुआ ने झोउ लैनफेंग और झोउ सीयू को वहां बाइक की सवारी पर ले लिया। वे पूरे दिन बाहर रहे और जब वे शाम को लौटे तो शेन जियानहुआ नशे में था और उससे शराब की दुर्गंध आ रही थी। दरअसल पिछले 2 साल ही हुए हैं जब झोउ परिवार ने शेन जियानहुआ को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। इससे पहले कि शेन जियानहुआ ईंट भट्टे पर नौकरी करता, झोउ परिवार उसे नीची दृष्टि से देखता था। झोउ लैनफेंग शेन जियानहुआ के प्रति काफी अच्छा था, हालांकि वह सामान्य रूप से झगड़ा करना पसंद करती थी। अगर शेन जियानहुआ वास्तव में बहुत ज्यादा शराब पीता था तो वह उसका चेहरा और पैर धोती थी और उसकी देखभाल करती थी। चौथे दिन से शुरू करके शेन मियामियान और लू सियुआन शहर के घर और देश के घर के बीच आगे पीछे दौड़े। माल्टेड दूध पीने और लू परिवार में अच्छा दोपहर का भोजन करने से उसका छोटा चेहरा भरने लगा और वह थोड़ी लंबी हो गई। लू सियुआन ने सुना था कि हड्डी का सूप पीने से विकास को बढ़ावा मिल सकता है और वह सूप बनाने के लिए हर दिन कुछ खरीदता था। शेन मियामियान को लगा कि वह ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, लेकिन लू सियुआन काफी बड़ी हो गई है। सबसे स्पष्ट संकेत यह है कि नए साल से पहले जो जूते ठीक से फिट होते थे, वे अब उसके पैरों में चुभ रहे हैं। समय बीतता गया और जल्द ही यह लालटेन महोत्सव था। शेन मियामियान ने गणना की कि उसने और लू सियुआन ने मिलकर नए साल से पहले और बाद में 1100 युआन से अधिक की कमाई की थी। चर्चा के बाद उन्होंने 1000 युआन को विभाजित करने का फैसला किया और अन्य 100 से अधिक को कार्यशील पूंजी के रूप में रखा। लू सियुआन ने अपनी कमाई में से 200 दादाजी लू को दे दिए और बाकी 300 अपने लिए बचा लिए। वह भविष्य में बड़ा व्यवसाय करना चाहता था और उसे कुछ शुरुआती पैसे बचाने की जरूरत थी। शेन मियामियान, जिन्होंने पैसे लेकर लू परिवार को छोड़ दिया था, को चिंता होने लगी। आरएमबी का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग केवल 50 था और छोटे व्यवसायों से उनकी सारी कमाई परिवर्तनशील थी। 500 युआन एक बड़े बंडल के बराबर थे। युवा होने के कारण वह बचत खाता नहीं खोल सकती थी और अगर उसने पैसे अच्छी तरह से नहीं छिपाए होते तो झोउ सीयू के लिए इसे ढूंढना आसान होता। अध्याय 230। पैसे छिपाना। शेन जियानहुआ 2 अन्य लोगों के साथ पड़ोसियों से मिलने गया था और शेन मियामियान को घर पर अकेला छोड़ दिया था। वह अपने कमरे में बैठी कुछ देर सोचती रही कि अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने स्कूल बैग से माल्टेड दूध की बोतल निकाली। अंदर का माल्टेड दूध लगभग खत्म हो गया था, बस एक और पे और यह खत्म हो जाएगा। घर पर अकेले होने के अवसर का लाभ उठाते हुए
शेन मियामियान ने आखिरी माल्टेड दूध में पानी मिलाकर पिया, फिर बोतल को धोया, पैसे की अच्छी तरह से व्यवस्था की और सब कुछ अंदर भर दिया। शेन परिवार का घर अभी भी मिट्टी की ईंटों से बना था। गर्मियों में ये कुछ हद तक नम रहता था, हमेशा मिट्टी की गीली गंध लिए रहता था, और हालांकि सर्दियों में ये कुछ हद तक बेहतर होता था, फिर भी इसमें एक सुगंध होती थी। शेन मियामियान ने कमरे का एक चक्कर लगाया और फिर फ्राइंग स्पैटुला लेने के लिए रसोई में भाग गया। उसने इसका उपयोग बिस्तर के नीचे फर्श को खोदने के लिए किया। लगभग 20 मिनट के बाद उसने माल्टेड दूध की बोतल फिट करने के लिए पर्याप्त गहरा एक छोटा सा छेद खोद लिया था। उसने बोतल को छेद में रखा और फर्श को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होने पर उसने अतिरिक्त छुपाने के लिए इसे एक पुराने जूते से ढक दिया। झो लैनफेंग और शेन जियानहुआ आमतौर पर उसके कमरे में नहीं आते थे। झो सियू काफी आलसी था और उसे सफाई करना पसंद नहीं था। वह कभी कभी बक्सों और अलमारियां खंगाल सकती है, लेकिन वह फर्श नहीं खोदती। माल्टेड दूध की बोतल का ढक्कन लोहे का बना था। पैसा गीला नहीं होगा या चूहों द्वारा कुतर नहीं जाएगा। फिलहाल यह वहां सुरक्षित था, ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ क्रम में है। शेन मियामियान ने लापरवाही से स्पैटुला को धोया। लगभग 20 मिनट बाद शेन जियानहुआ और अन्य 2 घर लौट आए। उस शाम झो लैनफेंग ने चिपचिपे चावल के आटे का उपयोग करके चिपचिपे चावल के गोले का एक बर्तन बनाया और परिवार एक साथ खाना खाने के बाद जल्दी सो गया। अगली सुबह शेन मियामियान ने जियाओकुई के साथ गांव छोड़ दिया। झो सियू ये बहाना बनाकर कि एक साइकिल इतने सारे लोगों को नहीं ले जा सकती, अकेले ही स्कूल चली गई। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट के पास पहुंची, किसी ने उसे रोक दिया। ये स्पष्ट रूप से देखकर कि उसे किसने रोका था, झो सियू घबरा गई। आप क्या चाहते हैं? आपके और एर्नी के बीच विवाह व्यवसाय से मेरा कोई लेना देना नहीं था। ये शेन मियामियान था जिसने परेशानी पैदा की। यदि आप किसी को ढूंढना चाहते हैं तो उसे ढूंढें, वह जल्द ही यहाँ आएगी। पीछे पीछे। क्या खराब किस्मत है। अगर उसे पता होता कि यहाँ कोई इंतजार में बैठा है तो वह शेन मियामियान को भी साथ ले आती। डरो मत, जू हेयंग ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मैं यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए नहीं हूँ। जू हेयंग की मुस्कान पर झो सियू को ठंडक महसूस हुई। यह आदमी स्पष्ट रूप से बुरी खबर थी। उसके साथ जुड़ने से निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। फिर मैं जा रहा हूँ। शेन मियामियान मेरे ठीक पीछे है। यदि आप उसे ढूंढ रहे हैं तो बस थोड़ी देर यहाँ रुकें। रुको, जू हेयंग ने उसे पुकारा। मैं इस बार शेन मियामियान के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। जैसे ही झो सियू का दिल शांत हुआ, वह वापस उसके गले तक पहुँच गया। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंत ने उसे बताया कि यह अभी भी शेन मियामियान के मामलों से संबंधित था। शेन मियामियान से खुद को दूर करने के लिए चिंतित होकर उसने कहा, मैं शेन मियामियान के करीब नहीं हूँ। वह क्या कर रही है इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे साथ चालाकी मत करो। जू हेयंग ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरते हुए उसे चेतावनी दी। मैंने तुम्हारे रिश्ते पर गौर किया है। तुम शेन परिवार के घर पर पढ़ रही हो और तुम शेन मियामियान की चचेरी बहन हो। झो सियू का दिल जोर से डूब गया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यदि जू हेयंग को इतना पता था तो क्या वह उस पर शेन मियामियान की हरकतें करने का इरादा रखता था? उसे इतना डरा हुआ देखकर जू हेयंग ने तुरंत कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। वह झो सियू की मदद की तलाश में था, उसे डराने के लिए नहीं।
झोउ सियू अभी भी असहज महसूस कर रहा था, इसलिए जू हेयंग ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बता दिया। जब मैंने पहली बार शेन मियामियान को देखा तो मैं उस पर मोहित हो गया और मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसे देखने का कोई मौका नहीं मिला। चूंकि आप उसके चचेरे भाई हैं और उसके साथ रहते हैं, इसलिए आपके बीच एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें।